सबसे पहले आज मैं रिवीजन की बात करूंगा। इससे पहले मैं बोल दिया हूँ कि रिवीजन हम करवाएंगे, पढ़ाएंगे हम, रिवीजन हम करवाएंगे, बस आपको सिर्फ देखना है, कुकियाना मत। इससे पहले कि अगर बात किया जाए कि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नहीं तो अगर नहीं पढ़ना है तो अगल बगल वाला आपको नीचे आ रहा होगा भोजपुरी गाना, आप सुन सकते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप 480 पर कर लीजिए ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाए। मैं रिवीजन करवाने की, मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा। अगर बात कीजिएगा तो इससे पहले वाले अगर वीडियो को देख लीजिए, आसानी से मैंने समझाया है सबको, सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं। यानी कि भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आता है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 इसमें पारित किया गया था। इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था और इसका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो सर एलिजा इम्पे हुआ करती थी, सर एलिजा इम्पे हुआ करती थी। और बंगाल के गवर्नर में, यानी कि बंगाल के पहले अगर बात किया जाए तो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन बाद के दिनों में जाकर ये बंगाल का गवर्नर को नाम हटाकर इसमें शक्ति दे दिया, इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया और इसको हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। कौन बने चला? वारेन हेस्टिंग बने। रेगुलेटिंग एक्ट जब सबसे पहला अगर अधिनियम लाया गया तो आप देखते होंगे घर में अगर आपके यहाँ मेहमान आता है तो काफ़ी आप प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भूल की संज्ञा हो जाती है। लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब पूरा किया गया तो इसमें कुछ प्रयास अपने आप से बहुत किया, लेकिन इसमें भूल की संज्ञा दी गई। इसीलिए कहते हैं कि प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। और इसी को प्रयास और भूल की संज्ञा को खत्म करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो कर्मचारी को, इसी के अंतर्गत कर्मचारी को भारत से रिश्वत लेने से प्रतिबंध करवा दिया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगर लागू कर दिया जाए तो इसमें लिखा गया था कि अब अगर कर्मचारी को भारत में रिश्वत लीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं खराब काम किया गया है। इसमें लिखा ही नहीं गया था कि भारत के लिए रिश्वत लेने से प्रतिबंध कर दिया गया। इसके बाद दूसरा अधिनियम की बात कीजिएगा तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, जिसे ब्रिटेन प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे और विलियम पिट हुआ करते थे और उस वक्त गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे। तो वारेन हेस्टिंग ने कहे, इसको विरोध करने लगे, पिट्स इंडिया एक्ट को वारेन हेस्टिंग ने विरोध करने लगे। कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी और वारेन हेस्टिंग भारत का सपोर्ट, समर्थन दिया करते थे। लेकिन बाद में के दिनों में कहें कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री कहें कि हम आपको गवर्नर जनरल हम बनाए, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत लंदन में 2 बोर्ड की स्थापना किया, जिसे BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। और अगर बात किया जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापार को देखता था, यानी कि इस तरह से व्यापार को देखता था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये राजनीतिक को देखा करता था, ये राजनीतिक को देखा करता था बाबू रे। इसी के अंतर्गत एक 1786 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? तो अमेंडमेंट एक्ट के तहत वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। और वीटो का अधिकार कौन प्रदान करेगा बाबू? तो गवर्नर जनरल जो होगा। मान लीजिए कि ये विधेयक है, ये कानून है, तो कानून को पैकेट में रखने का अधिकार ही को वीटो का अधिकार कहते हैं। कानून को अपने पैकेट में रखने को अधिकार को वीटो का अधिकार कहते हैं। अगर बात किया जाए तो यहाँ के बाद अगर बात किया जाए तो 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम में कुछ बात कही गई थी। इसमें 2 बात कही गई थी। पहला ये कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी होंगे उसको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छा बात है। और 20 वर्षों तक एकाधिकार बना रहेगा, यानी 20 वर्ष तक, मतलब मान लीजिए कि ई वाला मॉल है, ई वाला मॉल है, ई वाला मॉल है, तो एक दूसरे से खरीदना है। मान लीजिए ई इससे खरीदेगा, ई वाला जो है इससे नहीं खरीदेगा, मतलब दो आदमी के बीच में आदान प्रदान होगा, तीसरा आदमी से प्रदान नहीं करेगा। यानी ई वाला किसको खरीदेगा? ई जो है, ई वाला जो सेल करेगा इसको देगा, तो ई जो है इससे खरीदेगा, तब जाकर काम बनेगा हमारा। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम की बात किया जाए तो इसमें
व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया जाए। यानी कि एक अधिकार को जो मतलब ये था एक अधिकार के हम एक गो से में खरीदेंगे, दूसरा से नहीं खरीदना है, इसको आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया, लेकिन पूरा नहीं, आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया। और बाद में लेकिन भारत और चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था, इसीलिए हम आंशिक रूप कह सकते हैं, यानी कि खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ, भारत और चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था, यानी कि भारत के अलावा कोई भी चीन के साथ चाय के लिए व्यापार नहीं कर सकता था। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया की खर्चा किया जाना चाहिए, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया जाना चाहिए, लेकिन अलग बात है कभी खर्चा नहीं किया, 1 लाख रुपया खर्चा किया जाना चाहिए। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, यानी कि ईसाई वर्ग के जितनी भी वर्ग के लोग होते थे तो उसको अधिकार नहीं था भारत में रहने के लिए, लेकिन भारत में रहने के लिए अगर धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। कहा बंगाल के गवर्नरवा कहा कि जाइए आप धर्म प्रचार करिए और जितना भी धर्म प्रचार करना है करिए, आपको हम यहाँ रहने के लिए हम आपको जगह दे रहे हैं, आप ईसाई मिशनरियों को भारत में रहने के लिए छूट दे रहे हैं, आप जितना प्रचार करना है छूट दे रहे हैं, आप प्रचार करते रहिए। ठीक, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम आता है और ये जो है एक अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से जो खत्म किया गया था, तो एक अधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया, यानी पूर्णतः खत्म कर दिया। मतलब पूर्णतः खत्म करने का मतलब इसे को जो खरीदना है इससे तो खरीद सकता है, इससे खरीदता सकता है, इससे खरीद सकता है, मतलब एक दूसरे से कहीं भी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णतः समाप्त कर दिया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। अच्छा एक बात बताइए, एकाधिकार को पूर्णतः खत्म करके बंगाल को गवर्नर जनरल को, जो यहाँ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, यानी कि यहाँ बंगाल का गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग बने थे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल इससे पहले बंगाल के गवर्नर था और बाद में जाकर इजाफा करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और गवर्नर जनरल से जाकर भारत को गवर्नर जनरल बना दिया और बंगाल को खत्म कर दिया। ठीक है, और प्रथम गद्दी पर कौन बैठा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बैठे। और कंपनी में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंकवा बोला कि कंपनी में अब जितनी भी कर्मचारी होंगे जाति और नस्ल के लिए हम सब समाप्त करेंगे, हमारे सामने जो काम कर रहा है हमारे लिए सभी इंसान है, सभी मान इंसान है, बड़ा छोटा हम नहीं देखेंगे, यानी कि जाति और नस्ल को खत्म कर दिया गया। और कार्य परिषद में अच्छा एक बात बताइए, जब भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो ये अकेले थोड़ी ना काम करेगा, है? अकेले काम करे पड़ेगा, तो अकेले नहीं काम करेगा, किसी को साथ लाना चाहिए। तो इसी के कार्यकारिणी के रूप में एक विधि कानून, यानी विधि कहिए या कानून कीजिए, यानी विधि सदस्य की नियुक्ति लॉर्ड मैकाले के किए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपने कार्य परिषद में विधि कानून, ये विधि कानून की नियुक्ति लॉर्ड मैकाले हुए। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम की बात कीजिएगा तो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम में कहा गया कि कंपनी का अंतिम अधिनियम है, कंपनी का अंतिम अधिनियम है और इसमें जब तक महारानी की इच्छा होगी, जब तक महारानी की इच्छा होगी तब तक भारत में ये ऐश करते रहेगी, यानी कि जब तक यहाँ की ब्रिटेन की महारानी की इच्छा होगी ना हो, वहाँ भारत में शासन अपने तरीके से कर सकती है। लेकिन बात किया जाए कि इसमें प्रमुख बात क्या है भाई, तो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत प्रमुख बात सिविल सेवक की नियुक्ति, यानी सिविल सेवक, जो भी सिविल सेवक मतलब होता था, सिविल सेवक की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन की बात की गई। मतलब ये कि प्रमुख बात 1853 ईस्वी में कहा गया, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बोला गया, प्रमुख बात यह है कि सिविल सेवक की नियुक्ति, मान लीजिए डीएम कलेक्टर बहुत बड़े बड़े पद के होते थे, तो इसकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन की बात कही गई, की नहीं गई बात, मतलब अब परीक्षा होगा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब परीक्षा नहीं, यानी इससे पहले परीक्षा नहीं होता था सर, तो नहीं, इससे पहले परीक्षा नहीं होता था, यानी कि तो कैसे होता था काम, तो इससे पहले बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लंदन में दो बोर्ड की अवस्था की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
व्यापारी को देखता था, तो वही जो है प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति नहीं होती थी, पहले आयोजन नहीं होती थी, इसी को पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट नियुक्त करता था। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 10 लाख रुपया दे दीजिएगा ना, तो आपको सिविल सेवा में आपको बना देगा काम। और विधान परिषद की स्थापना इसी में कही गई, यानी 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई। और इस परीक्षा के सुझाव देने के लिए, मान लीजिए कि कोई भी परीक्षा देता है तो सुझाव दीजिएगा ना, मान लीजिए गलत हो रहा है तो परीक्षा के सुझाव देने के लिए एक मैकाले समिति, यही जो मैकाले विधि कानून के सदस्य पे लॉर्ड मैकाले बैठे हुए थे, तो यही परीक्षा के सुझाव देने के लिए मैकाले समिति का गठन 1854 ईस्वी में हुआ था। ये तो हम लोग पढ़े क्या बाबू, ये हम लोग पढ़े कंपनी का शासन, कंपनी का शासन पढ़े थे, कंपनी का शासन हमने पढ़ लिया। यानी कि 1773 ईस्वी से लेकर हम 1853 ईस्वी तक हम लोग पढ़ लेंगे। अब लेकिन कंपनी का शासन अब नहीं है, यानी कहीं नहीं कि अब कंपनी का शासन नहीं, अब डायरेक्ट हम पे कौन राज करेगा भाई, तो ब्रिटिश सरकार करेगा। तो ब्रिटिश सरकार कौन करेगा भाई, तो ब्रिटिश सरकार की अगर बात किया जाए तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 स्वतंत्रता भारत परिषद अधिनियम। ये जो है ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट हमको प्रत्यक्ष रूप से राज किया था, यानी सरकार बना था। अब हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ लिए, ये सब कंपनी का शासन था, कंपनी हमरा पे राज करता था, यानी कि ब्रिटिश भेजा था कंपनी को और कंपनी भारत में ऐश किया। अब कंपनी को बंद करके ये डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार हमरा पे अब राज करने के लिए आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा लग रहा होगा। अब 1858 हम बारी बारी से इसको पढ़ने की चेष्टा करेंगे। जानते हैं तो ब्रिटिश ताज का शासन हुआ था जो 1858 से 1947 तक हुआ था। करीब करीब 2 वर्ष राज किया था कौन, ब्रिटिश ताज का शासन, यानी ब्रिटिश काउंट का शासक हुआ था। हमने बताया था कि 1858 में भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, जो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। जो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को लाया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया बाबू रे, इसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके भारत में एक सचिव पद लाया गया। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, हम बोले हाँ कर दिया गया। और उसके जगह भारत का सचिव पद लाया गया, हम बोले हाँ सचिव पद लाया गया। भारत का एक सचिव पद लाया गया, जो इसमें भारत का सचिव हुआ करता था, उसमें 15 सदस्यीय कार्यकारिणी के परिषद में थे, यानी कि 15 सदस्य हुआ करता था। भारत के सचिव में कितना सदस्य हुआ करता था, तो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो पहले बंगाल का जो भारत का गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो भारत का गवर्नर जनरल को पद खत्म कर दिया। अगर खत्म कर दिया गया तो इसको समाप्त करके भारत का वायसराय कर दिया। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। और भारत का वायसराय जो बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारत का वायसराय बने थे, ठीक है। और मुगल सत्ता की अंत हो गई। जो मुगल सत्ता जो हुआ था, हम बताए थे कि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा संचालन किया गया था, लेकिन इस वक्त अगर ब्रिटिश ताज का शासन 1858 के तहत मुगल सत्ता की अंत हो गई। हम बोले बिल्कुल ठीक है बात। अब हम 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इसमें कुछ बात कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि जो भी वायसराय भारत का रहेंगे, ये वायसराय जो भी रहेंगे उनको अध्यादेश देने की अनुमति दी गई है। मतलब अध्यादेश का मतलब होता है कोई मतलब बात बोलेंगे अध्यादेश देने के लिए, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसी तरह से वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए अनुमति दी गई, ठीक है। अगला बात कहा कि कैबिनेट सिस्टम प्रणाली की शुरुआत हो गई, यानी कैबिनेट सिस्टम की प्रणाली शुरुआत हो गई। और तथा इसी के बीच में मंत्रियों के बीच में विभाग की बंटवारा की गई थी। अगर बात कीजिएगा इसी में प्रतिनिधि संस्था पर विधान परिषद की स्थापना किया गया। प्रतिनिधि संस्था पर विधान परिषद की स्थापना किया गया। सर्वप्रथम 1862 में बंगाल में विधान परिषद की स्थापना किया गया। 1897 में पंजाब में विधान परिषद की स्थापना किया गया। इतना तक 1861 में आपको याद रहना है, तब आपका काम बन जाएगा।
अगर बात कीजिएगा तो विधान परिषद की स्थापना इसी में कहा गया था। अगर हम यहाँ पे भी बोले कि 1892 का भारत शासन अधिनियम क्या है, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा अगर बात पढ़ी जाए तो प्रतिनिधि संस्था के बीच में, अगर यहाँ पे प्रतिनिधि संस्था विधान परिषद की स्थापना किया गया, तो विधान परिषद की जितना भी सदस्य होंगे, तो संस्था के विधान परिषद को जितना भी सदस्य होंगे, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया। यानी कि 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत उन्हीं निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया तथा अप्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष प्रणाली भी इसी में शुरुआत की गई थी। अगर 1892 के तहत अगर बात किया जाए तो बहस करने, कोई भी बजट अगर बात किया जाए तो बजट अगर अनुमति अगर विधि कानून बन जाता है तो कानून बनने के बाद आप बहस कर सकते हैं। अनुमति, बहस करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन मत नहीं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते थे, यानी मत विभाजन का नहीं दिया गया था, यानी कि नहीं दिया गया था। प्रश्न पूछने की आज़ादी तो मिली थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं मिली। मतलब पूरक प्रश्न का मतलब होता है क्यों, कैसे, क्यों, आखिर ही, ऐसा ही क्यों, मतलब इस तरह से पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। नॉर्मल पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के भी नाम से जानते हैं। अगर बात कीजिएगा तो इंग्लैंड के उस वक्त प्रधानमंत्री एच एक्विथ थे, और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रमुख बात यह है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अच्छा, पृथक निर्वाचन क्या है भाई? तो पृथक निर्वाचन वह, मान लीजिए कि हाजीपुर से कोई मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात किया जाए, लोकसभा राज्यसभा, मान लीजिए जाके पिछड़ा जाति का सीट है, तो उस पे जो वोट देगा, जो खड़ा होगा उम्मीदवार, तो वो मान लीजिए कि मुसलमान खड़ा हो रहा है और मुसलमाने उम्मीदवार खड़ा होगा, मुसलमाने वोट देगा और मुसलमाने जीतेगा। इस तरह से इसी को पृथक निर्वाचन की बात कहा गया। यानी इस प्रकार ये कह सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कि ये जो है उम्मीदवार है, खड़ा हुआ है, वोट उम्मीदवार को देगा तो मुसलमाने देगा, जीतेगा यही मुसलमाने देगा। यानी खड़ा होगा उम्मीदवार मुसलमान और वोट भी देगा मुसलमान और जीतेगा भी मुसलमान, इसी को पृथक निर्वाचन कहा जाता है। और 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। अगर वायसराय के कार्यकारिणी में यहाँ जो 15 सदस्य कहाँ, यहाँ जो 15 सदस्य कार्यकारिणी में अगर रूप में भारत के, अगर साथ भारत का सचिव में 15 सदस्य कार्य कर रहा था, तो उसमें एक का जगह मिला, किसको, भारतीय सदस्य शामिल हुआ, जिसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जानते हैं, आप 1 मिनट सुनिए, लेक्चर सुनिए, तब मजा आएगा, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे भारत में सचिव मार्ले मिंटो थे और इसी प्रकार से इनका नाम जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत न केवल बात कीजिएगा तो उम्मीदवार मुसलमान होते थे, और बल्कि उसे ही के क्षेत्र में सिर्फ मुसलमान ही मत देते थे और अधिकार प्राप्त होता था, जिसका संप्रायित अधिकार मिल गया था। वायसराय के कार्यालय परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति किया प्रावधान किया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। विधान परिषद के सदस्यों को अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्तावित पारित होने का अधिकार मिल गया। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि 1892 के पूरक प्रश्न नहीं पूछने की आज़ादी थी और मत देने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन 1909 के तहत इधर लिख लीजिए, मिला लीजिए, यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और यहाँ अपना मत भी दे सकते हैं, दोनों मत दे सकते हैं। 1892 के तहत ये दोनों नहीं काम था, लेकिन 1909 में जब भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, अपना मत भी दे सकते थे। इस प्रकार से यहाँ पे किया गया था।
अब 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम को 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात किया जाए तो 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापित करेगा। ठीक है, इस कानून को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर 1919 ईस्वी में, जो बनाया 1919 में लेकिन लागू हुआ था 1921 ईस्वी में, बनाया 1919 ईस्वी में लेकिन लागू का काम की बात कीजिएगा तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसमें सांप्रदायिक आचार पर सिखों के लिए, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तृत किया था। कहने का मतलब है कि 1909 ईस्वी में जब मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला तब मिशनी मतलब 1919 ईस्वी को भी अगर कहा जाए तो सांप्रदायिक आधार पर सिख भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए मांग किया था। यानी कि 1919 के तहत सिख जो हुआ करता था, सिख वर्ग के हुआ करता था, और सिख के बाद आंग्ल यूरोपीय हुआ करता था, आंग्ल भारतीय यूरोपीय हुआ करता था, वो भी मांग करने लगा क्या कि हमको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो इसमें 1919 ईस्वी का भारत में निर्वाचन की अधिकार दे दिया गया था। इस कानून में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजन करने के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान के तहत ली कमीशन 1924 के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। प्रांतों में दैध शासन लागू कर दिया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत प्रांतों में दैध शासन लागू कर दिया गया था। अच्छा, प्रांतों में दैध शासन यानी कि प्रांत में दो गो शासन करेगा, एक हस्तांतरित हुआ करता था और एक लिखित हुआ करता था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान हो गया। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो तो केंद्र में अगर केंद्र में दो गो है यानी केंद्र में दो गो राज करता है। कौन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसी को पहले जो कहा जाता था द्विसदनीय यानी दो सदन वाली कहा जाता था व्यवस्था, और दो गो सदन व्यवस्था करने वाले को पहले जो लोकसभा कहा जाता था, राज्यसभा कहा जाता था, इसी को पहले राज्यसभा और विधान परिषद कहा जाता था। सिविल सेवकों की नियुक्ति ली कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर 1924 ईस्वी में अपना प्रस्तुत किया और यूपीएससी की स्थापना जो किया था 1926 ईस्वी में किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से ये सब समझ में आ रहा होगा। भारत अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम जब पढ़िएगा तो इसमें 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियाँ थी। और जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था तो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे स्टैनले बाल्डविन हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रांत तथा ब्रिटिश रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया गया और प्रांतों में दैध शासन जो लागू हुआ था 1919 के शासन अधिनियम में, उसको प्रांतों में दैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया, यानी केंद्र में दैध शासन को लागू कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना यानी इसमें प्रमुख बात यह है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। 1936 में भारत वर्मा से अलग कर दिया गया था 1935 के तहत, और 1935 के भारत शासन अधिनियम को अगर बात की जाए तो इसको दर्पण कहा जाता है। दर्पण यानी कि आईना के भांति क्या कहा जाता है, आईना की तरह काम करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था।
संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1937 में। लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के शासन अधिनियम में। अगर बात करते हैं 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हम ये वाला 1947 क्लियर नहीं किए हैं, अच्छा तरह से हम नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले में ये पूछा जाता है और हम वहाँ डिफाइंड अच्छे तरह से करेंगे। यहाँ हम आपको नॉर्मली थोड़ा सा बता देते हैं, यानी जड़ मजबूत करना है आपको। तो 1947 का भारत शासन अधिनियम अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त, यानी कि जब 1947 का भारत शासन अधिनियम चल रहा था तो उस वक्त तो हुआ करते थे लॉर्ड वेवेल, भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रिटेन के इस वक्त प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। अच्छा एक बात बताइए, लॉर्ड वेवेल जो भारतीय वायसराय थे, जब लॉर्ड वेवेल भारतीय वायसराय थे तो इनसे जो भारतीय में दंगा हो गया था, मुसलमान दंगा कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमको कह रहा था, मांग था उनका, क्या मांग था कि हमको एक पाकिस्तान चाहिए, हम भारत से, हिंदुस्तान से अलग होकर हमको एक पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता लोग ये अलग नहीं होने दे रहा था, बांध के रख रहा था। लेकिन वेवेल अगर बात किया जाए तो उस वक्त वायसराय थे, तो उनको मतलब दंगा हो रहा था तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनसे संभल नहीं रहा था। जब मुसलमान दंगा कर दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए, जब मुसलमान किया तो लॉर्ड वेवेल वायसराय थे, तो इनसे जो दंगा देखा नहीं जा रहा था, इनसे होने वाला नहीं था, इनका मतलब दिल का कमजोर था। तो क्लीमेंट एटली वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो क्लीमेंट एटली कहे कि वेवेल जी को कहे कि आप आ जाइए हमारे शरण में, आपसे ये दंगा नहीं रुकेगा। तो उनके जगह, वेवेल के जगह माउंट वेटन को भेजा। वेवेल के जगह किसको भेजा? बाबूरे माउंट वेटन को साहब को देखा। तो माउंट वेटन जब आए, भारत दौरा किए, तो उन्होंने देखा कि भारत में तो मुसलमान ने पाकिस्तान को मांग कर दिया है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। हमको एक ही नारा है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। लेकिन देखा कि किसी तरह से हम इसको रोक दें दंगा को, लेकिन माउंट बेटन से भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत ही जोर तोर से दंगा हो रहा था। तो कांग्रेस के नेता, जितना भी अच्छे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन गए कांग्रेस के पास और कहे कि देखिए, एक मांग मुसलमान कर रहा है कि हमको पाकिस्तान दीजिए, और जब तक आप पाकिस्तान उसको नहीं दीजिएगा तब तक ये दंगा रुकने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं माना, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम दो भाग में मत नहीं टूटेंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को दो अलग अलग नहीं करेंगे। लेकिन माउंट बेटन बहुत समझाया कि देखिए, बहुत दंगा रुकने वाला नहीं है, ऐसा मतलब हो ही नहीं कर सकता है, दंगा नहीं रुक सकता है, बिना पाकिस्तान दे ले दंगा नहीं रुक सकता है। मुसलमानों को दंगा रोकने के लिए बस एक तरीका है कि आप मुसलमान को दे दीजिए पाकिस्तान। तो माउंट बेटन को काफ़ी विचार किया कांग्रेस के लोग, नेता लोग, तो कहे कि चलिए ठीक है, जब ऐसा अगर बात है तो चलिए ठीक है, आपके कहने पे हम पाकिस्तान का हम सहमत दे देते हैं। तो इस प्रकार माउंट बेटन के द्वारा पाकिस्तान को मुसलमान को दे दिया, मुसलमान ने पाकिस्तान को ले लिया, कह सकते हैं इस प्रकार। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय को हाथ में सत्ता दे दी जाएगी, यानी क्लीमेंट एटली भी कहे, माउंट बेटन कहे कि अब जो है भारत में जो राज करेगा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय के अब हाथ में सत्ता दे दीजिए, अब हम नहीं राज करेंगे, ठीक है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। अच्छा एक बात बताइए, जब उसका अलग हो गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान अलग हो गया, लेकिन संविधान जब लागू नहीं हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ है, तो जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो संविधान लागू होने से पहले शासन 1935 के अधिनियम से चलता रह रहा था। मतलब कोई भी अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, खराब काम कीजिएगा, तो जो भी 1935 में अधिनियम में बात कही गई है, उसी के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा मैंने समझाने का काम किया है और मैंने रिवीजन करवाया। उम्मीद करता हूं कि रिवीजन में आपको मजा आ गया होगा। देखिए,
कंधा से कंधा तो आपको मिलाना पड़ेगा, एक दूसरे को वीडियो शेयर करना पड़ेगा, तभी आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। आपका परम कर्तव्य होना चाहिए चला कि आपको इस वीडियो को शेयर करने के बाद आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।